देखें जिससे कि लास्ट पॉइंट तक तुम्हारा कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद वेन डायग्राम तुम्हें बहुत आसान लगने लगेगा। तो देखिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे हमें कोई भी सेट दिया हुआ है ए, सेट ए को हम शो करेंगे तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाने के लिए सेट थ्योरी में ये एक रेक्टेंगल बनाया जाता है, एक आयत बनाया जाता है। और ये जो आयत है, ये आयत जो होता है ये यूनिवर्सल सेट को शो करता है। किसे शो करता है? यूनिवर्सल सेट को। अब यूनिवर्सल सेट को हमने रेक्टेंगल से बनाया। मैंने बताया था कि जितने भी सेट होते हैं वो सारे के सारे सेट यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि सेट ए को शो करना है तो सेट ए के लिए हमने ये सर्किल बनाया, ये सेट ए को शो करेगा और हम यहाँ पर शेड कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि जो शेडेड रीजन है वही क्या है? सेट ए को शो कर रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो सेट ए को शो किया हमने इस प्रकार से। यदि यही बात हमसे कही जाए कि ए डैश को शो करिए, तो देखो ए डैश को शो करना है। अब मैंने डैश भी पढ़ा दिया है। अगर आपको डैश क्लियर नहीं आ रहा समझ में तो पिछले वीडियो को देखें, उनमें मैंने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के नाम से पढ़ाया है। तो यहाँ पर देखिएगा ए डैश क्या होगा। ए डैश को लिखने के लिए भी हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं और ये रेक्टेंगल किसे शो करता है? यूनिवर्सल सेट को। अब यूनिवर्सल सेट हमने बना लिया, यहाँ पर ए लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? ए। अब ए जो है वो एक तरह से ये समझो कि ये क्या है? लकड़ी का एक पट्टा है। अब लकड़ी के पट्टे में से हमने ए सेट वाले को निकाल दिया, ये हमने काट के निकाल दिया, तो जो लकड़ी का पट्टा बचेगा वो यही तो बचेगा जो बाहर बाहर है यहाँ पर, बाकी तो कुछ नहीं बचेगा। ये सर्किल तो निकल गया कट करके। तो जब यहाँ पर जो शेडेड रीजन है वही किसे शो कर रहा है? ए डैश को। किसे शो कर रहा है? ए डैश को। ये सेट है ए, तो ये जो शो करेगा वो ए डैश को शो करेगा। अब बहुत ध्यान से देखो, वेन डायग्राम से क्या बात क्लियर होने वाली है जो मैंने पीछे पढ़ाई थी कि यहाँ पर ए है ये और ए डैश है ये। अगर हम इन दोनों का यूनियन लेने लगे तो जो निकाला है इसमें से वो ये पूर्ति हो जाएगी और दोनों को मिला करके क्या होगा? ये शेडेड साइड का हो गया और ये बीच का हो गया। तो ए यूनियन ए डैश और इन दोनों को मिला करके जो रेक्टेंगल है वो कंप्लीट बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? यू। तो ये फॉर्मूला भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। इन दोनों को देख करके हम ये कहेंगे कि ए यूनियन ए डैश क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। तो उम्मीद है ए डैश तक बात क्लियर होगी। अब इसके बाद में हम जो देखेंगे वो नेक्स्ट देखेंगे कि ए किस प्रकार से कार्य करेगा बी के साथ। बी और ए जब डिसजॉइंट होंगे तब दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा। तब देखिएगा यहां पर अब हमसे कहा गया कि ए इंटरसेक्शन बी को शो करिए। ए इंटरसेक्शन बी को। तो ए इंटरसेक्शन बी को शो करने के लिए सबसे पहला कार्य हमारा वेन डायग्राम में यही होता है कि हम रेक्टेंगल बनाएंगे, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल होता है यही क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। अब एक बात बहुत ध्यान से समझनी है कि ए जो हमने बना लिया और ए हमने ये बना, बी ये बना लिया, तो ये तो है बी और ये है ए। अब बी जो है वो ये वाला सर्किल है, ए ये वाला सर्किल है, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या आता है? मैंने बताया था कि दो सेट का इंटरसेक्शन कॉमन वाला पार्ट होता है। कौन सा होता है? कॉमन वाला। तो कॉमन वाला जो पार्ट होगा वो ये होगा। तो ये जो शेडेड रीजन है ये किसे शो कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी को। अगर यही बात इस प्रकार से आ जाएगी कि ए यूनियन बी को शो करो, तो ए यूनियन बी को शो करने के लिए क्या करना होगा? रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल में एक सेट ए बनाया, एक सेट बी बनाया। अब ये सेट है बी, ये सेट है ए। यूनियन में क्या होता है? जो कॉमन होता है वो भी आता है और जो कॉमन नहीं होता वो भी आता है। तो क्या कर देंगे? ये जो शेडेड रीजन है, अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो बीच वाला पार्ट है ये तो कॉमन है, तो जो कॉमन होगा वो भी आएगा और जो कॉमन नहीं है
वो भी आएगा। तो ये जो टोटल शेडेड रीजन है यही ए यूनियन बी को शो करेगा। अब इसकी जो सेकंड कंडीशन बनेगी ए यूनियन बी की, फर्स्ट कंडीशन तो ये रही, सेकंड कंडीशन क्या होगी, जब दोनों सेट डिसजॉइंट होंगे। क्या होंगे, दोनों सेट डिसजॉइंट होंगे। तो दोनों सेट डिसजॉइंट के लिए हमने फिर से बनाया, एक सेट ये ले लिया और एक सेट ये ले लिया। सेट बी ये है और सेट ये ए है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों सेट डिसजॉइंट है, लेकिन यूनियन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस चीज का। तो अब जब यूनियन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, ए और बी दोनों को अलग अलग शेडेड कर दीजिए, क्योंकि हमें यूनियन चाहिए। और यूनियन में क्या होता है, कॉमन है वो भी आएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा। तो ये जो है ये उस कंडीशन में ए यूनियन बी को शो करेगा जबकि ए और बी दोनों ही कैसे हो, डिसजॉइंट हो। बात क्लियर है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि और बड़े बड़े वेन डायग्राम को कैसे फिल किया जाता है। अब देखिए बड़े बड़े वेन डायग्राम को फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर जैसे ये तो हमने 2 बार पूछा, ठीक है। अब तीसरी जब कंडीशन दे दी जाएगी, जैसे 3 टाइम का वेन डायग्राम हमें बनाना, वो 3-3 सेट दिए गए हो, तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझने। ए यूनियन बी का हम सीख चुके हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन क्या लगा दी कि इसका डैश निकालो। जैसे मैंने डिमॉर्गन के लॉ लिखवाए थे, डिमॉर्गन का जो फर्स्ट लॉ लिखवाया था, ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये मैंने लिखवाया था। तो अब बहुत ध्यान से समझना कि इसे वेन डायग्राम से प्रूफ कैसे करेंगे। तो वेन डायग्राम से प्रूफ करने के लिए हमें इतना कार्य जरूर करना है कि पहले ए और बी के इंटरसेक्शन, यूनियन और डैश, इन प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो हमने पहले ये U बनाया। अब यहाँ पर देखा कि एक सेट ये है A, एक सेट ये है B, सेट B ये रहा, सेट A ये रहा। अब A यूनियन B निकालो। तो A यूनियन B के लिए हम देखेंगे, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने ये किया था कि A का और B का दोनों का ही पार्ट हमने शेडेड किया था। अब लेकिन हमें क्या चाहिए, डैश। डैश का मतलब इसे काट के अलग कर देना होगा। तो जब इसे काट के अलग कर देंगे तो कौन सा पार्ट बचेगा, केवल यही तो बचेगा। देखो ध्यान से, हमने पहले ए यूनियन बी निकाला, तो ए यूनियन बी जो होगा वो कौन सा पार्ट होगा, ये वाला, ए और बी का दोनों का शेडेड। लेकिन हमें चाहिए डैश, तो डैश का मतलब क्या हो जाएगा, अब डैश का मतलब तो ये हो जाएगा कि इन दोनों को काट करके अलग निकाल लो और जो भी बचेगा वही हमारा शेडेड होगा। और शेडेड रीजन ही जो रिक्वायरमेंट होती है उसे शो करता है। तो यहाँ पर ए यूनियन बी के डैश को इस डायग्राम में हमने बनाया। कैसे कि पहले तो हमने ए यूनियन बी निकाला और फिर उसको काट के बाहर निकाल दिया, तो इसका डैश हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम RHS को देखेंगे, यानी कि जो राइट हैंड साइड है उसे देखेंगे तो क्या पार्ट आएगा, बहुत ध्यान से समझना। राइट हैंड साइड के लिए मैं 2 पार्ट लूंगा, ए डैश और बी डैश के लिए। तो देखो पहले हमने ये बना लिया, पहले पार्ट पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये ए है, अब देखो ए का डैश निकालेंगे तो ये हमने कट करके बाहर निकाल लिया। बात क्लियर समझ में आ रही है। जब ए डैश बाहर निकल आया तो इसका जो शेडेड रीजन बनेगा वो क्या बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये शेडेड रीजन है किसका, ए डैश का। बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को कि ये ए डैश का है। अब हमने ए डैश के लिए ये पूरा शेडेड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा फिर हमें चाहिए बी डैश। अब बी डैश के लिए क्या किया, हमने एक सेट और बनाया बी। अब बी डैश चाहिए तो बी का भी पार्ट हमें काट के निकालना होगा, तो हमने ये काट के निकाल दिया बी का पार्ट। अब देखो हमने यहां से शेड हटा दी, तो अब ये क्या बचेगा, बी डैश। तो ये वाला जो पार्ट है वो बी डैश आ गया। अब हमने देखा कि ए डैश ये है, बी डैश ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, जैसा ये है वैसा ही ये है। आ गया कि नहीं आ गया, बात क्लियर है। तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख देंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बात क्लियर हो गई। उम्मीद है ये समझ में आया होगा अच्छे से। नहीं आया तो वीडियो को फिर दोबारा से देखिएगा तो फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा।
अब इसके बाद में जो डिमॉर्गन का सेकंड लॉ है वो आपको खुद प्रूफ करके देखना है। ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। इसे अपने आप प्रूफ करके देखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम वेन डायग्राम के 3 जो सेट होते हैं उन सेट्स को फिल करने का तरीका सीखेंगे कि कैसे हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखें, तो देखो अब हमसे ये पूछा जाए कि ए यूनियन बी यूनियन सी इसका डायग्राम बनाइए। तो इसका डायग्राम बनाने के लिए मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले हमें चाहे किसी का भी सेट बनाना हो वेन डायग्राम से, वो रेक्टेंगल के अंदर ही आएगा। अब रेक्टेंगल हमने बनाया तो पहला हमने ये सेट लिख लिया ए, फिर हमने ये दूसरा सेट लिख लिया बी, और फिर हमने ये तीसरा सेट लिख लिया सी। ये सेट सी है, ये सेट बी है और ये सेट ए है। बात इतनी क्लियर है। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात ये समझिए कि यूनियन है, यूनियन में क्या होता है, जो कॉमन होता है वो भी आएगा, यानी कि ये वाला पार्ट कॉमन है तीनों में, ये भी आ गया। अब जो कॉमन नहीं होता वो भी आएगा, लेकिन अभी तो दो में कॉमन देखना है। तो देखो इन दोनों का कॉमन भी आ जाएगा, इन दोनों का कॉमन भी आ जाएगा और इन दोनों का कॉमन भी आ जाएगा। अब हमें पहले हमने देखा कि तीनों में कौन सा कॉमन है, फिर हमने देखा कि दो दो में कौन सा कॉमन है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने क्या फिल किया, जो तीनों में कॉमन है, फिर मैंने क्या फिल किया, जो दो दो में कॉमन है, और फिर अब क्या करेंगे, जो किसी में कॉमन नहीं है अपना सेपरेट है। तो ये जो है टोटल जो बनेगा यही बनेगा ए यूनियन बी यूनियन सी। बात समझ पा रहे हो मेरी, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इतनी बात आप लोगों को उम्मीद है क्लियर हो गई होगी कि जब 3 सेट आ जाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे। तो ये तो रहा 3 सेट का यूनियन। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो टाइप होगा वो होगा इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन को कैसे लिखना है, इंटरसेक्शन पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यू जो हमने बना लिया, अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस पर डिसाइड करना है कि ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहला सेट ए बना लिया, फिर सेट बी बना लिया और फिर सेट सी बना लिया। अब देखिए ए ये है, बी ये है, सी ये है। अब हम यहाँ पर एक बात देखेंगे कि तीनों में कॉमन पार्ट कौन सा है। क्या कहा मैंने, कॉमन। तो देखो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट ए और बी में कॉमन है, ये पार्ट बी और सी में कॉमन है, और ये ए और सी में कॉमन है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये तीनों में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो केवल ये वाला पार्ट होगा। तो ये 3 जो सेट दिए जाते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट पार्ट हम अभी देखेंगे इसी में, देखिएगा। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है क्वेश्चंस के हिसाब से किस प्रकार से हम भरेंगे। तो मैं ये सारी चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ, इस वेन डायग्राम को भरना आप लोग अच्छे से सीख लीजिए। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, तो आपको पता चलेगा कि उसने पूछा क्या है और हम किस प्रकार से इसे निकाल पा रहे हैं। सबसे पहले हमने ये ए सेट बनाया और ये सेट बी बनाया और ये बनाया सेट सी। अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि सेट सी ये है, बी ये है और ए ये है। अब यदि हमसे ये कहा जाए कि ए, पहले हम देखो अब यहाँ पर जो पार्ट है ना, इन पार्ट को बार बार मिटा करके लिखेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नेम अलग अलग दे रहे हैं, डिस्टिंक्ट पार्ट के अलग अलग नेम है। इसका नेम दे दिया हमने 1, इसका दे दिया 2, इसका 3, इसका 4, ये 5, ये 6, ये 7, और जो बाहर का बचा हुआ है ब्लैंक उसे नेम दे दिया हमने 8। इतनी बात हमारी समझ में आ गई। अब हमें सारी वो कंडीशंस देखनी है जिन जिन पर क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहली कंडीशन कि यदि हमें तीनों में देखना है, क्वेश्चन में ये कहता है कि तीनों चीज कितने बच्चों को पसंद है, या तीनों बातें, या तीनों अखबार, या तीनों ऑफिस, तीनों खेल, बहुत सारी चीजें। तो देखो ये तीनों कितने लोगों को पसंद है, केवल
जो पार्ट नंबर 1 है ना, उन्हीं लोगों को तीनों चीज पसंद है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो आएगा वो 1 आएगा। कितना आएगा? 1। अब हमसे यदि ये कहा जाए, ये तो हो गया कि ठीक तीनों को, तीनों के लिए, ठीक है, तीनों में उभयनिष्ठ आ गया, ये कॉमन। तो ये तो रहा पार्ट नंबर 1। अब हमसे यदि ये कहा जाए कि ठीक ठीक 2 में, क्या कहा जाए? ठीक ठीक 2 में। ठीक ठीक का मतलब समझ पा रहे हो कि ना तो 2 से कम और ना ही 2 से ज्यादा। तो ठीक ठीक 2 का मतलब, अगर देखो हम इस वाले पार्ट को देखेंगे तो ये केवल 1 में है, अगर इस पार्ट को देखेंगे तो ये तीनों में है, अगर हम इस पूरे पार्ट को देखेंगे 1 और 3 को, तो ये देखो इसमें भी है, इसमें भी है, और ये वाला तीनों में है। लेकिन हमें तो वो पार्ट चाहिए जो केवल 2 में हो, तीसरे में हो ही ना। तो केवल 2 वाला कौन कौन सा होगा? एक तो 2 होगा, जो कि देखो किसमें है, ए और बी में है। एक 4 होगा, और कौन सा पार्ट होगा? 3 होगा। यानी कि इन तीनों पार्ट को यदि हम जोड़ देंगे तो हमारे वो सभी आ जाएंगे जो ठीक ठीक 2 को पसंद करते हैं। बात क्लियर है? अब इसके बाद में ठीक ठीक 1 को, ठीक ठीक 1, इन वर्ड्स को समझो कि ये किसकी बात कर रहे हैं। ये तो हो गया ठीक ठीक 2 के लिए, बात समझ पा रहे हो मेरी? ये ठीक ठीक 1 के लिए। अब यहां पर देखो ठीक ठीक 1 की बात जो हमने करी है वो इसमें, इसमें और इसमें करी है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो ठीक बी का है, ये वाला पार्ट है वो ठीक सी का है, और ये वाला जो पार्ट है वो ठीक ए का है। तो ठीक ठीक 1 के लिए कौन कौन सा आएगा? 7 आएगा, 5 और 6, 6 और 5, ये तीनों पार्ट जो है वो ठीक ठीक 1 के लिए हैं। अब और कितनी कंडीशंस बन सकती हैं? अब क्वेश्चन में ठीक ठीक 1 के लिए, ठीक ठीक 2 के लिए, ये ना कह करके कुछ और भी वर्ड यूज करता है, जैसे कम से कम 1 के लिए, जैसे ये कह दे कम से कम 1 के लिए। अब देखो आप लोग बहुत ध्यान से समझना कि कम से कम जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है। कि जैसे मैंने अभी तुमसे कहा कि समोसे लेकर के आओ, और आपने पूछा कि कितने रुपए का आएगा, तो मैं कहूंगा कम से कम 7 रुपए का तो 1 आएगा, या कम से कम 15 रुपए का तो 1 आएगा। तो कम से कम 15 जैसे ही मैंने कहा तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि या तो 15 का आएगा या 15 से ज्यादा का। हो सकता है 16 का आ जाए, हो सकता है 17 का आ जाए, लेकिन 15 से कम का नहीं आएगा। तो कम से कम 1 के लिए मतलब क्या होगा कि जो 1 में है वो भी काउंट होंगे, जो 2 में है वो भी काउंट होंगे, और जो 3 में है वो भी काउंट होंगे। तो कुल मिला के सभी क्या आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये सभी मिलाकर के जो आएंगे वो क्या आ जाएगा? कम से कम 1। बात क्लियर हो गई? अब इसके बाद में यही बात हमसे ऐसे कह दी जाए कि कम से कम 2 के लिए, क्या कह दे हमसे? कम से कम 2 के लिए, कम से कम 2 के लिए, 2 के लिए। तो अब देखिएगा ये कम से कम 2 के लिए बात कही जा रही है, तो कम से कम 2 के लिए क्या कहा यहां पर? अब देखो कम से कम 2, मैंने कहा कम से कम 15, तो 15 या 15 से अधिक, तो या तो 2 में आने वाले लिए जाएंगे या फिर 3 में आने वाले, 1 वाला नहीं लिया जाएगा। तो 2 में आने वाले कौन है? ये और तीनों में आने वाला केवल ये। तो यानी कि ये जो 4 पार्ट हैं यही आएंगे कम से कम 2 के लिए। तो हम कहेंगे कौन कौन सा पार्ट है? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। बात क्लियर हो पा रही है कि वेन डायग्राम में कैसे सॉल्व किए जाएंगे क्वेश्चंस? अभी जब क्वेश्चन हम करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले से समझो कि इन वर्ड का मतलब क्या होता है। अब इसके बाद में ये कम से कम का फंडा हो गया। अगर ये कह दे कि अधिकतम 1, अगर ऐसे कह दे कि अधिकतम 1 के लिए,
तो अब ध्यान से देखो कि अधिकतम एक के लिए का तात्पर्य क्या हुआ। अधिकतम एक के लिए मतलब ये हो गया कि एक से ज्यादा नहीं। अब हमसे कहा गया कि एक कुर्सी खरीद के लेके आनी है, वो कुर्सी कितने रुपए की आ जाएगी, हम कहेंगे ज्यादा से ज्यादा 400 की आ सकती है, या 400 से कम की आ सकती है, 350 की आ सकती है, 300 की आ सकती है, हो सकता है ज्यादा रहम कर दे, फ्री में दे दे, लेकिन 400 से ज्यादा की नहीं आएगी। तो अधिकतम एक का मतलब ये हो गया कि एक वाला आ सकता है और जो एक भी नहीं है वो हो सकता है। तो अधिकतम एक का मतलब ये हो गया कि एक 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 यही आ सकते हैं, या फिर जो कुछ भी नहीं है, एक भी पसंद नहीं कर रहा वो आ सकता है। तो एक भी पसंद ना करने वाला तो पार्ट एक होगा, और एक पसंद करने वाले ये पार्ट होंगे। तो कौन से पार्ट आ जाएंगे, 5 6 7 8। बात क्लियर हो गई। तो ये सारे के सारे जो वर्ड हैं, इन वर्ड को अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक ठीक कहां पर होगा, अधिकतम कहां पर होगा। अगर यही बात कह दी जाती अधिकतम 2 के लिए, तो अधिकतम 2 का मतलब ये हो जाता कि 2 वाले भी शामिल हो जाते, एक वाला भी हो जाता, और जो बिल्कुल भी नहीं है वो भी हो जाता। यानी कि 3 2 4 6 5 7 और 8 ये भी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी इसे मिटा करके अभी आपको लिखवा दूंगा अधिकतम 2 और अधिकतम 3 वाला। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा अधिकतम 2 के लिए। जैसे हमसे कहा गया कि अधिकतम 2 के लिए, तो अधिकतम 2 के लिए कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा इसे। तो अधिकतम 2 के लिए जो हम कर रहे हैं वो क्या होगा, या तो 2 होगा, या 1 होगा, या 1 भी नहीं होगा। अरे ज्यादा से ज्यादा 2 खर्च होंगे, नहीं तो 1 भी नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, काम चल जाएगा ना। तो हम 2 वाले लेंगे। 2 वाले कौन कौन से हैं, 3 2 और 4। तो ये आ जाएगा 2 3 और 4। तो हमने 2 वाले ले लिए, एक वाला भी तो इसमें आएगा ना, तो एक वाले भी आ जाएंगे। तो एक वाला कौन सा आ जाएगा, 5 6 7, और जो बिल्कुल भी नहीं है वो भी आ जाएगा, तो 8 भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अधिकतम 2 के लिए। बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद में ये आ जाए कि अधिकतम तीनों। तो अधिकतम तीनों का मतलब होता है कि पूरा यूनिवर्सल आ जाएगा। अधिकतम तीनों का मतलब समझ रहे हो ना, एक भी ना हो तो भी चलेगा, तीनों हो जाए तो भी चलेगा, 2 होंगे तो भी, 1 होगा तो भी। यानी कि अधिकतम का मतलब ये हो जाएगा कि 1 से लेके 1 तक के ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पर वेन डायग्राम को भरने का जो प्रोसेस है वो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले हमें क्या फिल करना होता है। एक बार फिर रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमें तीनों के लिए जो कॉमन है वो करना होगा, फिर क्या करना होगा, जो 2-2 के लिए होता है वो करना होगा, फिर क्या करना होगा, जो 1-1 के लिए होता है वो, और फिर उसके बाद जो बिल्कुल भी नहीं होता वो। तो ये वेन डायग्राम का प्रोसेस है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होगा वेन आरेख का, वो होगा वेन आरेख के क्वेश्चंस। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो आप लोग जितनी जल्दी हमारे सब्सक्रिप्शन बढ़ाओगे, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर के आऊं, और मैं जल्द ही बीटेक एंट्रेंस के लिए भी एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।